स्टार्ट हो गए। गुड मॉर्निंग सब लोग को। आज थोड़ा सा लेट हो गया 5 मिनट। आप घबराया नहीं कीजिए, कभी कभी 5 मिनट लेट हो जाता है। जानते हैं आज क्यों 5 मिनट लेट हो गया? लड़के सब रेडी हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सब लोग को। गुड मॉर्निंग बाबू। स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिटी। हाँ, एक अंदर जुनून होना चाहिए पढ़ने का, कि नहीं हम आज फिर कुछ नया समझेंगे। हाँ, इसी जुनून के साथ पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इन लोग का क्या पोजीशन है। आप उसको बाकी जितने लड़के आ जाएंगे ठीक है, बाकी को फिर फ्रंट इन पे भेज दे, बैक इन पे भेजिए। पॉलिटी क्या बोले यार, राजनीति क्या, कल तो दिमाग ही खराब हो गया हाथरस की घटना देखकर। सोचिए, पीडीएफ जरूर दें क्योंकि पढ़ने में समस्या होती है सर। अच्छा जी, हम आपको पीडीएफ दे देंगे। पीडीएफ है कि नहीं है? दिया हो गया है पीडीएफ, आप देख लेंगे उसको पीडीएफ। नहीं तो हम खुद एक बार चेक करके आपको दिखा देते हैं पीडीएफ वॉल्यूम में। अरे 36 51 36 51 दो बार हो गया है, तुम पीडीएफ डाले ही नहीं हो। तुम एडिट किए हो क्या? गलती हो गया बाबू, सॉरी। हम लोग 36 51 दो बार डाल दिए हैं। आज हम लोग 51 से आगे डाल देंगे। उसको डालना ना 51 से 61, ठीक है? 51 से 62 कहाँ डाला हुआ है? 152 कौन लिख दिया इसको? तो असाइन किया हुआ है, तो ये कहाँ दिख रहा है इसमें? एडिट कॉन्फ़िगर करके असाइन फॉर स्टूडेंट क्लिक। अच्छा, हटा देता हूँ। अच्छा बाबू, हम देख लेते हैं एक बार, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया होगा। आगे बढ़ा देते हैं। आज पीडीएफ आपको कैसे भी दे देंगे। यहाँ से लोड है, अब पता नहीं क्यों आप लोग तक नहीं पहुँचा। चलिए, हम ही लोग की गलती है। आगे हम समझाते हैं आपको। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में कब कब उसकी पद रिक्त होते हैं, ये सारी चीजें हम आपको समझा दिए थे। आज राष्ट्रपति का आपको आगे का टॉपिक बताना है। इसमें हम आपको समझाएंगे कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां उपलब्ध होती हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां। कल 2 अक्टूबर है, कल छुट्टी वगैरह नहीं है भाई। ऑफलाइन में क्या छुट्टी रहेगा, इसमें ऑनलाइन में सुन। ये कौन है भाई? शिवम कश्यप जी। आपका मोबाइल की गड़बड़ी है, आपका मोबाइल गर्म हो जा रहा है तो पबजी खेलिए, नहीं गर्म होगा। पढ़ाई मत कीजिए। राष्ट्रपति साहब की शक्तियां, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की शक्तियां आगे देखिए। अब इसमें राष्ट्रपति के पास कितने टाइप की शक्तियां होती हैं, तो राष्ट्रपति साहब के पास कई टाइप की शक्तियां होती हैं। मतलब उनके पास पहला देखते हैं हम लोग, कार्यपालिका। कार्यपालिका, इसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव पावर। तो प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है। एग्जीक्यूटिव पावर में आप दो चीजें याद रखिएगा। प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर में कितने चीजें याद रखेंगे? दो चीजें। पहला समझिए क्या है एग्जीक्यूटिव पावर में। एक नंबर पावर है कि ये किसी भी वर्क पर फाइनल सिग्नेचर, हस्ताक्षर करते हैं। हिंदुस्तान का अगर कोई भी काम है, अगर उस पर फाइनल सिग्नेचर कौन करेगा, हस्ताक्षर उस पर, फाइनल साइन कौन करता है उस पर? फाइनल साइन करने का काम होता है आपका प्रेसिडेंट साहब का। तो ये उनकी सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव पावर है कि पहला साइन वही करते हैं। साहिब फैज जी पीडीएफ सेंड कर दे रहे हैं, ठीक है? अभी आप क्लास इसको देख लीजिए, फिर इस क्लास के बाद आपको पीडीएफ दे देंगे। कुछ शायद प्रॉब्लम हम लोग से हो गई है, यहाँ से पीडीएफ जा चुका है, पहुंचा नहीं होगा सर्वर लोड की वजह से। मैप वाला क्लास का व्हाट्सएप पे भेज देते हैं सर। बाबू आप लोग कोई भी पेमेंट से रिलेटेड चीज़ हो, आप व्हाट्सएप पे भेजिए। पहले 24 घंटा वेट कीजिए, उसके बाद व्हाट्सएप पे भेजिए। अब यहाँ शुरू हुई है बाबू। अब देखिए, आप लोग बार बार कमेंट करेंगे तो बाकी लड़कों को डिस्टर्ब होने लगता है, इसलिए आप लोग फुल स्क्रीन कर लेंगे जिनको दिक्कत हो रहा है। बाकी लोग लड़के लोग कमेंट करने से बाज नहीं आएंगे। गुड मॉर्निंग करने की क्या जरूरत बाबू? इतने लड़के गुड मॉर्निंग करेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। राष्ट्रपति साहब
का सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव पावर यही होता है कि दुनिया हिंदुस्तान का कोई काम है उन पर फाइनल सिग्नेचर कौन करते हैं? राष्ट्रपति। चाहे वो कश्मीर से 370 हटाना हो, लोकसभा हटा दिया, राज्यसभा हटा दिया, राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, वो फाइनली उनको ही साइन करना है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर साइन ही न किए हो। ऐसा एक बार हो गया था, ज्ञानी जैल सिंह से हो गया था, तो हम वीटो पावर में बताएंगे उन्होंने साइन ही नहीं किया था, कहा था नहीं साइन करेंगे, और ना ही लौटाया था उनको। तो ये हो गया उनका एग्जीक्यूटिव पावर। दूसरा क्या होता है? किसी भी चीज़ को अपॉइंट करना। अपॉइंट मतलब समझते हैं ना? अपॉइंट क्या होता है? सीबीएसई वाले ध्यान देंगे लोग इंग्लिश। अपॉइंट मतलब होता है नियुक्त करना। क्या होता है? नियुक्त करना, किसी चीज़ को नियुक्त कर देना, उसी को क्या कहते हैं? अपॉइंट करना होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अपॉइंट करना मतलब नियुक्त कर देना होता है। तो नियुक्ति किसकी किसकी करते हैं? तो आप जरा देखिए, जितने भी मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। जैसे स्मृति ईरानी को मोदी जी पहले राष्ट्रपति से कहते हैं इनको बनाइए, तो शिक्षा मंत्री बनाइए, तो कहे कि हम बीटेक किए हैं, तो शिक्षा मंत्री बना दिया गया। जब 2014 का चुनाव जीती तो स्मृति ईरानी ने कहा था कि हम बीटेक किए हैं येल यूनिवर्सिटी से, तो चलिए भाई उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया। जब 2019 का चुनाव जीती तो कहेंगे नहीं हम बीटेक नहीं किए, इंटर किए हैं। मतलब वो दुनिया की पहली प्राणी है जिनका जो डिग्री है वो बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। मतलब 14 के चुनाव में बीटेक, 19 के चुनाव में इंटर, अब हमको लगता है 24 के चुनाव में मैट्रिक कहेंगी। तो मोदी जी ने कहा कि नहीं उन्हें कपड़ा मंत्री बना दीजिए, तो फाइनली राष्ट्रपति उन्हें कपड़ा मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया। इवन कि आपके प्राइम मिनिस्टर को कौन नियुक्त करता है? आपके राष्ट्रपति करते हैं। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको भी शपथ दिलाकर फाइनली नियुक्त करने का काम कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सीएजी, ये आपको आगे पढ़ना है, कैग, इनको भी नियुक्त कौन करते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। आपको यहाँ प्रॉब्लम आएगी, ना आप मंत्री को जानते हैं, ना प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं, किसी को नहीं जानते हैं। इसलिए अभी मेन फोकस आप प्रेसिडेंट के पावर पे रखिए, और नहीं अगर आपको फेल होना है तो आप इधर ध्यान दीजिए कि सीएजी क्या है, सीजीआई क्या है, तो इस सब पे ध्यान नहीं दीजिए, अभी ये समझिए। तो कार्यपालिका शक्ति के तहत वो हस्ताक्षर करते हैं, नियुक्ति करते हैं। और क्या कर सकते हैं भैया? एग्जीक्यूटिव पावर के तहत ओथ दे सकते हैं, शपथ। क्या दे सकते हैं? शपथ। भाई जब तक कोई शपथ नहीं लेगा काम ही नहीं कर सकता है, तो फिर काय को कार्यपालिका? एग्जीक्यूट किसी काम को एग्जीक्यूट कैसे कर सकता है? जब तक शपथ नहीं लेगा। और जब तक उसकी नियुक्ति नहीं होगी वो कहाँ से काम करेगा? और नियुक्ति करेगी कैसे? हस्ताक्षर से। सबसे पहले हस्ताक्षर करेगा कि हाँ खान सर को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, तो हस्ताक्षर कर दिया। फिर बुलाएगा हमको कि चलिए ये आपकी नियुक्ति होगी, और फिर हमको शपथ दिलाएंगे। तो तीनों चीज़ तो लगभग लगभग एक ही चीज़ से है। फाइनली हस्ताक्षर होता है, फिर नियुक्ति हो जाती है, फिर आके आप शपथ ले लेते हैं। तो ये हो गया राष्ट्रपति साहब के पहले एग्जीक्यूटिव पावर। जितने भी देश के बड़े पोस्ट हैं, जितने भी देश के बड़े पोस्ट हैं, उन सब पे नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं और उन्हें शपथ दिला देते हैं। मोस्ट ऑफ द केस राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, ऐसा नहीं है कि सबको राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। फाइनली कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है, कोई भी चीज आपकी एग्जीक्यूट मतलब कोई भी काम आपका आगे बढ़ ही नहीं सकता है जब तक उनकी हस्ताक्षर ना हो। तो देश का इनकी कार्यपालिका शक्ति समझ में आ गई, राष्ट्रपति साहब के पास क्या क्या कार्यपालिका शक्ति है। इसके बाद हम देखते हैं, आगे समझे। क्या क्या कमेंट करते रखता है? बफरिंग कर रहा है क्या? बफरिंग नहीं कर रहा है यहाँ पर भाई, यहाँ पे 40 Mbps का स्पीड दिखा रहा है। बफरिंग तू खेत में बैठल होगा तो हम क्या करेंगे? बफरिंग नहीं करेगा। सब लोग को प्रणाम वणाम नहीं करेंगे लोग, बात समझिए। आप लोग सबको हम एक ही बार प्रणाम कर देते हैं। ये पहला एग्जीक्यूटिव पावर सबको समझ में आ गया, सेकंड पावर समझते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके प्रेसिडेंट साहब के पास बहुत सारे पावर है, उन्हें कैटेगराइज करते हैं। ये कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा। पहली बात, हम ये केवल इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हिंदुस्तान के टीचरों ने इसे पढ़ा पढ़ा के इसे एक सिलेबस बना दिया है। हम नहीं पढ़ाएंगे ना तो आप हमको कहेंगे कि खान सबको पढ़ाने नहीं आता, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। कभी पूछेगा क्या कि आज तक सबको पता है, जब तक वो साइन नहीं करेंगे तब तक। ये बस आपकी जानकारी के लिए है। दूसरी पावर देखते हैं। दूसरा पावर अच्छा है, लेजिस्लेटिव है, विधायी शक्ति। इसको हम ABCD में लिख देते हैं बी, विधायी, विधायी, इसे कहते हैं लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव पावर, देखो बाबू, विधायी का मतलब होता है कानूनी पावर, कानूनी। इसीलिए विधायी को क्या कहते हैं? विधि भी कहते हैं। विधि मतलब भी कानून होता है, विधि कहिए या कानूनी कहिए, सब बात बराबर है। तो इनके पास कुछ कानूनी यानी विधि शक्तियां प्राप्त हैं। अब आप कहिएगा कि राष्ट्रपति साहब के पास कौन से कानून की शक्ति प्राप्त है? तो सुनिए भैया, पहली कानून की शक्ति,
एक बात बताओ, 2017 से पहले जीएसटी तो बना ही नहीं था, तो क्या किसी ने जीएसटी दिया था? किसी ने नहीं दिया था, सब सर्विस टैक्स देते थे। 2017 के बाद में जीएसटी बना। तो भैया कोई भी कानून बनाता है कौन है? संसद बनाती है। तो वो पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट साहब के पास। कैसे विधायी शक्ति है? वो कह सकते हैं, कई टाइप की विधायी शक्तियां हैं, समझते चलिए। वो कह सकते हैं कि इस एरिया में इस बार चुनाव में केवल एससी एसटी उठेंगे। ये आप में से कितने लोग देखे होंगे कि कभी कह दिया जाता है कि इस बार यहाँ के एमएलए या एमपी केवल दलित जाति से हो सकते हैं, और कभी मुखिया के चुनाव में हो जाता है कि इस बार दलित के लिए रिजर्व है, कभी हो जाता है इस बार महिला के लिए रिजर्व है। ऐसे हो जाता है कि नहीं होता है? ये कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। राज्य में रहेगा तो राज्यपाल करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा तो प्रेसिडेंट साहब करते हैं। तो किसी भी एरिया को किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए रिजर्व कर देते हैं प्रेसिडेंट, ताकि यहां से जो चुन कर आएंगे और वो जो कानून बनाएंगे वो एससी एसटी से ही आएंगे वहां पर। तो विधायी मतलब कानून। अब बताइए ना, एमपी एमएलए का काम क्या होता है? कानून बनाना। अभी कृषि विधेयक लेके चला गया सर, समझ में गया? तो आप कहेंगे कि सर एससी एसटी को इतना छूट क्यों है? तो एससी एसटी पर इतना अत्याचार भी तो है बाबू। हाथरस में एक लड़की को सरेआम लेके गया और उसको रेप करके मार दिया गया, और पुलिस उसके घर आई बिना माँ बाप की अनुमति, उसकी लाश को ले जाके खेत में जला दिया। ना ही कोई पंडित जी आए और ना ही कोई क्रियाक्रम हुआ, ना ही उसके घर वाले आए, जला दिया गया। देखिए, पुरुष और महिला की लड़ाई में वो औरत महिला थी, अमीर और गरीब की लड़ाई में वो गरीब थी, गोरे और काले की लड़ाई में वो लड़की काली थी, ऊंचे और नीची जात की लड़ाई में वो लड़की नीचे जाति की थी। तो हमेशा तो उन्हीं को दलाया जाता है। लेकिन याद कीजिए, यही रेप केस हुआ था हैदराबाद में। क्या हुआ? पूरी दुनिया ने उसका इनकाउंटर कर दिया। बड़ी जात की थी ना यहाँ पे, या मीडिया को। अगर देखिए हर जगह ये होता है तो एससी एसटी को समाज में थोड़ा सा दबा भी दिया जाता है। अब लोग कहते हैं कि सर इनको इतना छूट क्यों है? तो हम एक ही बात करते हैं कि भाई एक बात बताओ, ये जो जाति है ना, एक काम करते हैं इसी को खत्म कर देते हैं। तो जब जाति ही खत्म हो जाएगी तो आरक्षण और छूट और विशेष अधिकार रहेगा ही नहीं। तो जो विरोध करते हैं कि नहीं आरक्षण खत्म होना चाहिए, जैसे कहिएगा नहीं जातीय खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो विरोध इसी आधार पर करते हैं कि ये कानून जाति के नाम पर है, आरक्षण जाति के नाम पर है, छूट जाति के नाम पर है, इसको नहीं होना चाहिए। तो भैया सीधी बात, जाति खत्म कर दी। अमेरिका में कोई जाति होती है क्या? क्रिश्चियन मतलब क्रिश्चियन, हिंदू मतलब हिंदू, मुस्लिम मतलब मुस्लिम। अब उसके अंदर तुम फाइल फोल्डर बना बना रखा है कि फोल्डर तगड़ा, ई फोल्डर चट गड़बड़। तो प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि देखिए हमारे देश में थोड़ा सा अत्याचार हो जाता है, इसलिए कुछ दलितों का प्रतिनिधि रहना चाहिए जो उनकी बातों को कर सके। ये चीजें गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि गैर कानूनी रहती ना तो आप जो 200 रुपया फीस दे के पढ़ रहे हैं ना, आपसे ज्यादा होशियार बैठा है सब सुप्रीम कोर्ट में जज, और आपको पढ़ा दिए कि कोई भी चीज अगर गैर संवैधानिक रहेगी तो अनुच्छेद 13 उसको सीधे खत्म कर देगा, और ये खत्म होने वाला भी नहीं है। तो ये एससी एसटी के लिए फिर क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं, पहली चीज। दूसरी विधायी शक्ति के तहत देखिए, एंग्लो इंडियन यानी जिसका बाप यहाँ पे शादी किया भाग गया, तो उनकी भी बात सुनने के लिए भी तो कोई ना कोई रहना चाहिए। तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर देते हैं कि नहीं संसद में, ताकि आप अपनी वाले अपने हिसाब से भी कानून बनवा लीजिए। और पढ़े लिखे लोगों की संसद में कमी ना हो जाए, इसलिए 12 मनोनीत कर देते हैं। किसमें? राज्यसभा में मनोनीत कर देते हैं। किसमें करते हैं? ये राज्यसभा में करते हैं और ये लोकसभा में कर देते हैं। ये आप देखिए, ये सारा चीज क्यों है? कानून के लिए। अगर संसद में मान लीजिए एससी एसटी का कोई प्रतिनिधि ही नहीं रहेगा, तो ये लोग आज एससी एसटी का कानून खत्म कर देंगे। और क्यों नहीं खत्म कर देंगे? क्योंकि यहाँ तो केवल बहुमत की बात चलती है। बहुमत आइए, कोई भी कानून लेके चले जाइए, इसलिए इनका विशेष प्रतिनिधि रहना चाहिए। इसके अलावे भी अगर आप देखेंगे तो इनके पास बहुत सारा पावर है एग्जीक्यूटिव के तहत। कैसे? ये संसद भवन में अपना अभिभाषण दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? अभिभाषण। अभिभाषण मतलब क्या होता है कि अभिभाषण आगे पढ़ाएंगे आपको, 86 87 जब अनुच्छेद पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे। मतलब राष्ट्रपति जब चाहे, मतलब राष्ट्रपति जो होता है ना, साल की पहली बैठक की शुरुआत राष्ट्रपति जी के भाषण से होती है। तो ये भी भाषण दे सकते हैं नियम कानून बनाने से पहले। तो कोई भी नियम कानून बनाने से पहले ये भाषण दे देते हैं। और क्या कर सकते हैं भैया? ये कोई भी विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं। विधेयक पर हस्ताक्षर जब तक नहीं करेंगे विधेयक कानून ही नहीं बनेगा। लोकसभा से पारित करा दिए, राज्यसभा से पारित करा दिए, लेकिन फुली कानून बनाने के लिए आपको किसका साइन चाहिए? राष्ट्रपति का साइन चाहिए। अब आप में कुछ लोग चिल्लाना चालू करेंगे कि सर आप तो यहां बताए हैं कि यहां हस्ताक्षर चाहिए,
और फिर वहां कह रहे हैं कि सर यहाँ भी हमको क्या चाहिए, साइन चाहिए। ये दोनों अलग अलग चीजें ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया? तब इसमें होगा कि देखिए यहाँ किसी को जज वोज बनाना है, किसी के पोस्ट पर हस्ताक्षर करना है, नहीं इनको मंत्री बना दिया जाए या इनको हस्ताक्षर किया जाए तो वहां पर है। और यहाँ पर जो साइन करने की बात है, यहाँ है कि कोई विधेयक अगर लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया है तो यहाँ उस पर साइन करने की बात है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? ये कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति। अब इस भी कोई कैटेगरी आपको अगर ये याद नहीं हो रहा है ना तो कोई गलत नहीं है, कोई गलत बात नहीं, आप मत घबराइएगा बाबू। आप कंसेप्ट समझिए। आपको इतना पता है ना कि एससी एसटी के लिए रिजर्व कौन करते हैं लोकसभा की सीटें? राष्ट्रपति। इतना पता है ना कि 2 एंग्लो इंडियन को कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति साहब नियुक्त करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 मिनट बाबू रुकिएगा थोड़ा। ये विधायी शक्ति समझ में आ गया ना आप लोग को? कानून बनाने की शक्ति। आपको कैटेगरी नहीं भी याद रहेगी तो भी समझना है आपको कि साइन कौन करते हैं विधेयकों पर? राष्ट्रपति साहब करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप कैटेगरी बाई कैटेगरी याद रखिए, आप चाहते हैं तो कैटेगरी के अलग भी रख सकते हैं। एक और कानून होता है, एक और इनके पास कानून बनाने की शक्ति होती है, वो ये होती है कि कभी कभी संसद में लोकसभा और राज्यसभा में झगड़ा हो जाता है। कभी ऐसा हो जाता है कि ये लोकसभा है तो लोकसभा में मान लीजिए बीजेपी की बहुमत है, और कभी शुरुआत में देखे थे कि राज्यसभा में कांग्रेस का बहुमत था। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा कि दोनों सदनों में विवाद हो जाता है। तो राष्ट्रपति कहते हैं एक काम करो, दोनों आपस में मत लड़ो, तुम दोनों आपस में ज्वाइंट सेशन अपना लो। कौन सा? ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन ले लो तुम लोग अपना, संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएंगे? राष्ट्रपति। क्यों बुलाते हैं? कानून अच्छे से बन जाए। विधेयक पर साइन करते हैं, कानून अच्छे से बन जाए। अभिभाषण देते हैं, सबको सांत्वना देते हैं कि सब लोग अच्छा से रहो। लोग 12 मनोनीत सदस्यों को भाग लेते हैं, पढ़े लिखे को 2 इसको ले देते हैं, एससी एसटी के लिए रिजर्व कर देते हैं। ये पावर उनका किसका आता है? एग्जीक्यूटिव का पावर आता है, सॉरी लेजिस्लेटिव पावर में आ जाता है। लेजिस्लेटिव पावर समझ में आ गया, एग्जीक्यूटिव समझ में आ गया। देखिए आप बस ये पावर याद रखिएगा। कैटेगरी नहीं भी याद रखेंगे तो किसी एग्जाम में आपको कैटेगरी नहीं पूछता है, वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड है। आप खुद सोचिए ना, अगर विधेयक पर हस्ताक्षर कर रहे हैं तो ये एग्जीक्यूटिव थोड़ी जाएगा, ये तो लेजिस्लेटिव जाएगा। अगला तीसरा नंबर पावर देखते हैं। प्रेसिडेंट का तीसरा जो पावर होता है, इस प्रेसिडेंट साहब के पास कई पावर होते हैं, उसके लिए कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ऐसे भी करेंगे तो सीक्वेंस जो होता है वो आप खुद बताएं इसके सीक्वेंस की क्या जरूरत है। 3 नंबर पे हम लोग देख लेते हैं फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल, इसको कहते हैं वित्तीय, वित्तीय शक्ति। पैसा के मामले में राष्ट्रपति साहब को पावर क्या है? यहाँ हम आपको जितना पावर बता रहे हैं ना, इस सबको अलग से पढ़ाएंगे। कैसे अलग से पढ़ाएंगे? तो जो ये है ना आपका ज्वाइंट सेशन, इसकी चर्चा अनुच्छेद 108 में है। विधेयकों पर हस्ताक्षर, इसकी चर्चा आपका 111 में है, ये आपको 86-87 में मिलेगा। 12 मनोनीत सदस्यों की चर्चा आपका 80 में मिलेगा। 2 एंग्लो इंडियन को 331 में मिलेगा। एससी एसटी के लिए 330 में मिलेगा। अलग अलग का शपथ, ये आपका जो है ना अनुसूची 3 में मिलेगा। नियुक्ति अलग अलग मिलेगा। तो एक्चुअली क्या है कि हम आपको यहाँ सब एक जगह इसलिए बता रहे हैं कि आपको राष्ट्रपति की पूरी पावर समझ में आ जाए, लेकिन हम किसी को डिटेल से नहीं कर रहे हैं। इन सबको हम अलग से डिटेल से करेंगे जब वो पढ़ाएंगे तब। इसलिए आप मेन फोकस रहिएगा कि राष्ट्रपति साहब को पावर क्या है। लेकिन बहुत से लड़के ये सोचेंगे कि सर ज्वाइंट सेशन होता क्या है, बुलाता कौन है, अध्यक्षता कौन करता है, कितनी बार हुआ है, तो ये यहां पढ़ाएंगे तब बताएंगे, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। फाइनेंशियल पावर में फिर से देखिए, फाइनेंशियल पावर में ऐसी चीजें होती हैं जो पैसे से रिलेटेड है। पहला बजट, बजट प्रस्तुत करने का अधिकार, हिंदी इंग्लिश दोनों में बजट करते हैं, प्रेसिडेंट को है। आप कहेंगे कि खान सर ई का बोल दिए। देखिए भाई, बजट प्रस्तुत करने का अधिकार, बजट को इंट्रोड्यूस करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। लेकिन राष्ट्रपति ये काम खुद नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तब राष्ट्रपति कहता है, देखो भाई यहाँ आइए,
कहता है कि भैया बजट प्रस्तुत करने का काम मेरा है, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर मेरा है। तो हम अपने जगह पर एक नियुक्त किए थे मंत्री, और उस मंत्री जी का नाम था फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि भैया मेरे पास कार्यपालिका पावर है, ए फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण उठो तो कुछ बोल दो। निर्मला सीतारमण जो है ना, उताई जी कुछ बोल देती है, कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, सीधे घुसी आ जाती है। एगो मीडिया वाला पूछा था कि मैडम प्याज 150 रुपया किलो हो गया, तो कह रहा हम तो प्याज खरीबे नहीं करते। तो अरे मैडम देश में आप अकेले रहती हैं क्या? बाकी 130 करोड़ लोग प्याज खाते हैं। तो आप बताइए कि बजट जो है वो प्रस्तुत करने का अधिकार है किसको? राष्ट्रपति को। लेकिन वह किससे कराता है? राष्ट्रपति खुद नहीं करता है, प्रेसिडेंट खुद नहीं बजट को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो किससे कराते हैं? वित्त मंत्री से कराते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। बाद में बजट की चर्चा हम आपको आर्टिकल 112 में डिटेल से करेंगे। यहाँ प्राइम फोकस आपका राष्ट्रपति साहब है। दूसरा पावर देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा अपने पास रख दे और स्टेट गवर्नमेंट को पैसे ही ना दे, और कहे कि देखो तुम्हारे स्टेट की सरकार जो है वो निकम्मी है, अच्छा से काम नहीं करती है, तो एक काम करो तुम लोग हमको वोट दो। अब सब लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये हम इसको वोट नहीं देंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कोरोना में सारे राज्यों को पैसा दिया गया और दिल्ली को नहीं दिया गया। तो इसके लिए संविधान वालों ने एक अलग से व्यवस्था किया है जिसका नाम है वित्त आयोग। वित्त आयोग, इसे कहा जाता है फाइनेंस कमीशन, एफसी, फाइनेंस कमीशन। इसकी चर्चा अलग से करेंगे जब आर्टिकल 280 पढ़ाएंगे तब। लेकिन यहां समझिए, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और वित्त आयोग कहता है केंद्र सरकार को कि इतना पैसा तो आपको देना ही होगा हर हाल में, आप देंगे नहीं तो जाएंगे कहां से? तो वो देना ही पड़ेगा इनको। अभी 43% है। मतलब समझिए क्या है कि अगर कोई स्टेट है वो अपने यहाँ से लोगों से पैसे वसूल कर इनकम टैक्स ले वगैरह का सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका 43% उसे लौटा देती है। समझ में आ गया? ये हर हाल में लौटाना ही पड़ेगा। अब आपने 100 रुपया टैक्स भेजा है तो 43 रुपया लौट के आएगा, और आपने 1 लाख भेजा है तो 43,000 लौट के आएगा। इसलिए आप देखेंगे किसी किसी स्टेट को पैसे ज़्यादा मिलते हैं और किसी किसी स्टेट को पैसे बहुत ही कम मिलते हैं। यही मेन डिफरेंस होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये बजट हो गए, ये सब किसी को कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो राष्ट्रपति ये भी पैसे के लिए करते हैं। और एक चीज़ है जिसमें राष्ट्रपति के पास पावर है, एक है आपका आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, इमरजेंसी फंड। अगर देश में कोरोना आ गया या बाढ़ आ गया या सुनामी आ गया तो पैसा निकालने के लिए, देश में पैसा निकालने के लिए बजट की जरूरत होती है। बजट पारित कराने में 1 महीना लगता है, बाढ़ में 1 महीना में दह जाएगा। तो इमरजेंसी में पैसा कौन देता है? तो प्रेसिडेंट साहब देते हैं। आप बताइए, यहाँ हमने केवल बात पैसे का किया, यानी फाइनेंस का किया, लेकिन इस सब में पावर किसके पास था? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट खुद थोड़ी करते हैं भैया, प्रेसिडेंट का कोई पावर नहीं है। राष्ट्रपति, प्रधान, मेन पावर तो प्रधानमंत्री का है, नाम के लिए क्या है? प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। समझ में आ गया? आकस्मिक निधि यानी इमरजेंसी में पैसा कौन निकालते हैं? तो राष्ट्रपति निकालते हैं। लेकिन कोई भी काम करेंगे ना, ये तो प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करते हैं, काम के लिए बस ये है। तो ये तो आपको ही पता है, बस इनका नाम ले लिया जाता है। बजट प्रस्तुत कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन इनके जगह कौन कर देता है? वित्त मंत्री। वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, किसके सलाह पे? प्रधानमंत्री। तो ये आप समझिए, राष्ट्रपति साहब का क्या है? ये राष्ट्रपति साहब का ये फाइनेंशियल पावर है। फाइनेंशियल पावर समझ में आ गया कि नहीं आया? फाइनेंशियल पावर मतलब वित्तीय शक्ति। आगे बढ़े। बैकेंड सर्वर पे एक लड़का है, क्या बोल रहा है? सर हमको कल पुलिस पकड़ ली थी। हम बोले हम कान सर के पास पढ़ते हैं तो छोड़ दिया। तो एक से एक बदमाश लड़का रहता है सब। आगे देखिए, चौथा पावर को देखते हैं, राजनैतिक। राजनैतिक शक्ति, इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक पावर, राजनीतिक शक्ति यानी डिप्लोमेटिक पावर। अब ये राजनीतिक शक्ति क्या है? डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर का मतलब होता है कि एक राज्य से एक देश से दूसरे देश के बीच में रिलेशन, उसी को हम लोग कहते हैं राजनीतिक। डिप्लोमेटिक इसी को कहते हैं कूटनीतिक। कूटनीतिक
मतलब प्रेम से एक दूसरे से संबंध बना के रखना। हमारा जो रूस के साथ रिलेशन है कूटनीतिक है, डिप्लोमेटिक है। तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाता कौन है? तो ये जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रपति साहब को। इसलिए राष्ट्रपति खुद इसको तो करेंगे नहीं, अब मंत्री को भेजेंगे तो मंत्रियन को इंग्लिश आता नहीं है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, राजदूत भेज देते हैं। राजदूत, राजदूत, इंडिया का राजदूत किसी भी विदेश में कौन भेजते हैं? हमारे प्रेसिडेंट साहब भेजते हैं। लेकिन वो आईएएस का एग्जाम दिया रहता है, ये यूपीएससी का एग्जाम देता है ना, यूपीएससी, तो उसमें इंडियन फॉरेन सर्विस जब पाता है तब उसको भेजा जाता है। एक और कंडीशन हो सकता है, आप दूसरे जगह का भी राजदूत तो आपके देश में आ सकता है। मतलब अगर कोई विदेशी है तो विदेश का राजदूत भी तो कहाँ आएगा, भारत में आएगा। वो भी इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा? अब बताइए, वो आप कौन सा एग्जाम पास करके आया है, क्या पता, पाकिस्तान का है तो उसको ट्रेनिंग दिया होगा, इसे बम मार, ये कर, वो कर, राजदूत बन जाओ। तो ये अलग अलग राजदूत होते हैं। तो भारत के राजदूत किसके सिग्नेचर के आधार पर विदेश जाते हैं? प्रेसिडेंट के सिग्नेचर पर। मान लिया कि हम राजदूत हैं और हमको भेज दिया गया डिप्लोमेसी करने के लिए पाकिस्तान में कि खान साहब आप जाइए पाकिस्तान को ठीक कीजिए। मोदी जी ने साइन कर दिया, अजीत डोभाल ने साइन किया, अमित शाह ने साइन किया, संसद ने साइन किया, सब साइन कर दिया। और हम पाकिस्तान एयरपोर्ट पर उतरे, हम कहें हम यहाँ राजदूत बन के आएंगे, तो मेरा आई कार्ड देखेगा, कहेगा राष्ट्रपति साहब का साइन नहीं है। तो कहीं ना राष्ट्रपति ने नहीं किए हैं, एक काम, राष्ट्रपति का हमारे यहाँ पावर नहीं होता, तो पाकिस्तान भगा देगा हमको, चल भागो यहाँ से। यहाँ पे तुम्हारे देश में जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे, कोई भी विदेश का व्यक्ति, मतलब भारत का नागरिक जो है वो विदेश में नहीं जा सकता। आपका पासपोर्ट पे भी भारत सरकार का रहता है, आप देखिए ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर लिखा रहता है जब पासपोर्ट बनाते हैं तब। तो ये हो गया आपका। तो भारत के राजदूत को विदेश में कौन नियुक्त करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट। और अगर विदेश का राजदूत, कोई राजदूत अगर विदेश का है, मान लीजिए अमेरिका का है, इंडिया में आना है, तो उसको सबसे पहले अपना सामान वामान रख के, नहा धोवा के, फ्रेश होके राष्ट्रपति भवन में आके जी हजूरी देना पड़ता है। सर, हम आपके देश में आए हैं राजनीतिक संबंध बनाने के लिए, अगर हमारे देश में कोई संबंध गड़बड़ होता है तो हम त्वरित कार्रवाई करने के लिए आपके साथ बैठे हैं। तो विदेशी राजदूतों का परिचय, यानी पहली बार जाके उनको अपना एडमिशन लेना पड़ता है, परिचय देना पड़ता है, किसके पास? राष्ट्रपति साहब के पास। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विदेशी राजदूतों को परिचय कौन प्राप्त करता है? तो हमारे राष्ट्रपति साहब प्राप्त करते हैं। किस रिलेशन के तहत, किस शक्ति के तहत? कूटनीतिक शक्ति या राजनैतिक शक्ति, इसको क्या कहते हैं? डिप्लोमेटिक पावर। अब एक चीज कंफ्यूजन होगा आप लोग को कि सर राजदूत क्या होता है और उच्चायुक्त क्या होता है, हाई कमीशन क्या होता है, वीजा क्या होता है और पासपोर्ट क्या होता है? ये सब समझ में आ गया? नहीं समझ में आता? समझिए, यहाँ देखिए, ये कोई विदेश है, कोई दूसरा देश है, ये कोई दूसरा देश है, ये देश नंबर 1, देश नंबर 2, देश नंबर 3, ये हमारा इंडिया, ठीक है। जो देश कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम थे, मतलब जो देश कभी ना कभी किसके गुलाम थे? ब्रिटेन के गुलाम थे। वो ब्रिटेन के जो गुलाम थे उन्हें हम कहते हैं कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल। जो देश ब्रिटेन का गुलाम था उसको हम क्या कहेंगे? राष्ट्रमंडल के नाम से जानते हैं। भारत राष्ट्रमंडल का है, पाकिस्तान राष्ट्रमंडल का है, क्या रूस राष्ट्रमंडल का है? वो कभी ब्रिटेन का गुलाम नहीं था। तो जो देश कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे थे उन्हें हम कहते हैं कॉमनवेल्थ। क्या कहेंगे? कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ। और अगर कॉमनवेल्थ से कोई व्यक्ति आता है तो उसे कहा जाता है हाई कमिश्नर। क्या कहते हैं? हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त। क्या कहेंगे? उच्चायुक्त। जैसे ध्यान से समझिए, रूस कभी भी ब्रिटेन का गुलाम नहीं था, इसलिए रूस कॉमनवेल्थ नहीं कहलाएगा। इसलिए रूस का कोई राजदूत अगर भारत में आता है तो उसे हम कहते हैं एम्बेसडर। लेकिन भारत का राजदूत अगर रूस में जाता है तो एम्बेसडर नहीं कहलाता है, वो एम्बेसडर नहीं कहलाएगा, क्योंकि भारत तो ब्रिटेन का गुलाम था। तो वो कहलाता है हाई कमिश्नर। यानी भारत का राजदूत कहीं भी चला गया तो कभी राजदूत नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? हाई कमिश्नर कहलाएगा।
वही देश का राजदूत को हम राजदूत एम्बेसडर यानी राजदूत कहते हैं, जो कभी ब्रिटेन का गुलाम नहीं था। जापान का सुनिए, जापान का एक अधिकारी भारत में बैठा है, जापान ब्रिटेन का गुलाम नहीं था, इसलिए उसे क्या कहेंगे, एम्बेसडर कहेंगे। और पाकिस्तान का हमारे यहाँ बैठे रहते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, हाई कमिश्नर कहलाएंगे। यानी हाई कमिश्नर कहलाएगा या एम्बेसडर कहलाएगा, ये इस देश पर डिपेंड करता है कि वो किस देश से आया है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है किस देश में वो ड्यूटी कर रहा है। जैसे हमारा राजदूत अगर पाकिस्तान में चला गया तो भी वो हाई कमिश्नर कहलाएगा, और हमारा राजदूत रूस में चला गया तो भी वो हाई कमिश्नर कहलाएगा, क्योंकि जिस देश से जा रहा है वो देश खुद कभी ना कभी ब्रिटेन का गुलाम था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसे क्या कहते हैं, हाई कमिश्नर और राजदूत में अंतर समझ में आ गया। इसका हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं स्पेशल पूरा डिटेल से, वो यूट्यूब पर है, आप उसमें बस यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना हाई कमिश्नर या एम्बेसडर या वीजा या पासपोर्ट, तो उसमें आपको 40 मिनट लगभग 30 मिनट का वीडियो पूरा कंप्लीट बता दिए हैं। ठीक है, तो वो भी आपको आपके लिए टाइम बच जाएगा वहां पे। और ये तो हल्का समझ में आ गया ना, कॉमन राजदूत किसे कहते हैं। तो राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है बताइए? तो राजदूत साहब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। आपको विदेश जाने के लिए एक पास की जरूरत रहती है जिसे कहते हैं पासपोर्ट, मतलब ये जा सकता है बाहर में, ये कोई गलती नहीं किया है, और जिस देश में जा रहे हैं वो आपको घुसने की अनुमति दे रहा है, इसे कहते हैं वीजा। यानी अगर आप किसी देश में घुसना चाहते हैं तो वहां का क्या रहना चाहिए, वीजा होना चाहिए। और अपना देश छोड़ के जाते हैं तो आपको वहां पासपोर्ट होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे देश होते हैं जिन्होंने ना वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं रहती है, जैसे नेपाल। आप नेपाल में जब चाहें तो जा सकते हैं, उसके लिए कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। ये हो गया राष्ट्रपति साहब की राजनैतिक शक्तियां। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। रोबिन्स कुमार कह रहे हैं कि सर मैप का क्लास परचेज किए थे फिर भी कर रहा था, आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए ना अपना नाम, बैच नेम, बकलोल है सबका, डेली एक चीज बोलना पड़ता है। लिख के भेजा है बैल कहीं का, ना अपना मोबाइल नंबर भेजा है ना कुछ भेजा है। वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर जो है ना कोचिंग का, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आलतू फालतू कमेंट नहीं करिए। हाँ पीडीएफ हम समझ रहे हैं, वो 3651 वाला 2 बार हो गया है। हम अभी उसको क्लास खत्म होगा तो हम आपको फिर से उसको डलवा देंगे। हेलो सर, आई एम कंप्यूटर इंजीनियर। तो भाई कंप्यूटर इंजीनियर है तो अच्छी बात है, यहाँ पॉलिटिक्स पढ़िए, पॉलिटी। ये समझ में आ गया राष्ट्रपति साहब का ये राजनीतिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर। देखिए हमें हिंदुस्तान छोड़ने के लिए कौन से पास की जरूरत, पासपोर्ट। और हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान हमको वीजा देगा। तो ये बताइए वीजा हम कहाँ से लाएंगे, पाकिस्तान जाके? नहीं ना। तो पाकिस्तान का एक राजदूत बैठा होगा दिल्ली में, अब उसका राजदूत तो बैठेगा नहीं, हाई कमिश्नर बैठेगा, तो वहां से हम जाके वीजा मांगेंगे, हमको जाने दीजिए। तो मेरा तो वीडियो पक्का देखा होगा, हमको पाकिस्तान उतरने ही नहीं देगा। और अगर उतर गए ना तो सोच रहा हमको आने नहीं देगा सब पाकिस्तानिया सब कहेगा सब बहुते गरियाया है पाकिस्तान को। तो हमको वीजा चाहिए जिस देश में जाने के लिए, तो अपना देश छोड़ने के लिए पासपोर्ट, उस देश में एंट्री करने के लिए वीजा। आगे बढ़ते हैं, प्रेसिडेंट साहब का और कुछ पावर देखते हैं, प्रेसिडेंट साहब के अन्य पावरों को देखते हैं। प्रेसिडेंट साहब का एक पावर होता है जिसे कहते हैं हम लोग मिलिट्री पावर, सैनिक शक्ति, मिलिट्री पावर। अब कौन सी भैया मिलिट्री पावर हो गई, सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर। आपको पता है कि हमारे पास सेना है। अब यहां समझिए ध्यान से कि कहा जाता है कि अपने ही अपना जब घर का दीपक आग लगाता है ना तो फिर घर नहीं बच पाता है। इसलिए ऐसा घटना पाकिस्तान में कई बार हो चुका है। पाकिस्तान की सेना ना वहीं के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मार देती थी और खुद शासक बन जाती थी। तो जब सेना ही अपने राजा को मार के शासक बन जाती है तो उसे कहा जाता है तानाशाह या फिर डिक्टेटरशिप। जैसे हिटलर वहाँ का राजा नहीं था, हिटलर वहाँ का कोई प्रधानमंत्री नहीं था, हिटलर सेना का था, वो जनरल था, मार के बन गया अपने। तो ऐसा हमारे देश में भी तो हो सकता है। पाकिस्तान में ये घटना 8 बार हुई है। बहुत भयानक होता है सेना का शासन।
अरब देश जितने हैं सब उसमें सद्दाम हुसैन क्या था, सैनिक शासक था, सेना प्रमुख था, अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मार के खुद बन गया। शेख अब्दुल्ला साले यमन वाले वो भी यही थे, मिस्र के होस्नी मुबारक भी यही थे, इराक में जो इसमें सीरिया में जो चल रहा है बशर अल असद यही थे। मतलब सेना से आपको बच के भी रहना है, क्योंकि अगर सेना गड़बड़ की ना तो फिर आप कहीं नहीं जा पाएंगे। आप खुद सोचिए, अगर सेना बगावत पे आ जाए तो कौन लड़ेगा? पुलिस आपकी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस तो यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, ये लोग क्या लड़ पाएंगे लोग सेना से? इसीलिए कहा गया, इन्होंने दिमाग लगाया, भारतीय संविधान वालों ने कहा कि एक काम करते हैं, सेना को ऐसा ना काम कर देते हैं कि सेना कभी विद्रोह ही नहीं कर पाएगी। तो देखिए कैसे कर दिया गया। एक बना दिया गया हम लोग ने आर्मी यानी थल सेना, एक बना दिया गया एयरफोर्स नौसेना वायुसेना, और एक बना दिया गया नेवी। नेवी यानी पहले क्या था हमारे यहाँ कि एक ही व्यक्ति के पास तीनों फौज होती थी। पाकिस्तान में आज भी एक ही के पास तीनों फौज होती है, अमेरिका में भी, चाइना में भी एक ही के पास तीनों फौज होती है। तो भारत में कहा गया नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये तीनों का अलग अलग है। नेवी वाला ऑर्डर नहीं दे सकता है किसको? एयरफोर्स वाले को। एयरफोर्स वाला आर्मी को नहीं दे सकता है। तीनों क्या है? अलग अलग है। अब इन तीनों के ऊपर बना दिया गया हमारे यहाँ CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यानी अगर आर्मी को कहना है कि भाई, सपोज कीजिए कि आर्मी को कहना है कि भाई हम दुश्मन से घिर चुके हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हवाई जहाज से हमला कीजिए, तो आर्मी डायरेक्ट एयरफोर्स को नहीं कह सकती है। आर्मी बोलेगी CDS को, बिपिन रावत सर, इनका एक अलग ऑफिस है, इनका डिपार्टमेंट है, ये इनको बोलेगी, ये एयरफोर्स को बोलेंगे कहाँ हमला करना है यहाँ पे, ताकि सेना कभी विद्रोह नहीं कर पाए। और एक और चीज देखिए ध्यान से ये CDS जो है ना, ये CDS की बात को मानने के लिए ये कंपलसरी नहीं है। इनके पास अगर होगा तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे यहाँ पर। जबकि ये लोग अपने डिपार्टमेंट की बात को मानने के लिए एकदम कंपलसरी है। और इसके CDS के ऊपर होते हैं रक्षा मंत्री यहाँ पर। यानी CDS भी अपने आप में बहुत कुछ नहीं है, इसके ऊपर रक्षा मंत्री है, और उसके ऊपर है राष्ट्रपति है। अब बताओ, हमारे देश में तो कभी विद्रोह ही नहीं होगा। मान के चलिए आर्मी विद्रोह कर रही है कि हम रहेंगे यहाँ पर, तो ये से राष्ट्रपति किसको कहेंगे? रक्षा मंत्री को। रक्षा मंत्री आदेश देंगे CDS को, CDS आदेश दे देगा एयरफोर्स को, मारो आर्मी को वहां पर। नेवी तो कभी विद्रोह नहीं करे, पानी में कभी विद्रोह करेगी? समझ में आएगी नहीं? तो भारत में कितना बढ़िया बेहतरीन किया गया। तो राष्ट्रपति की क्या है सैनिक शक्ति? वो थल सेना, वायुसेना, नौसेना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा मंत्री, इन सब से ऊपर होता है। यानी तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। अब ये राष्ट्रपति को कमांडर होने के नाते 3-4 शक्तियां प्राप्त हैं। युद्ध की घोषणा जो है जब भी होगा तो राष्ट्रपति के साइन से होगा। अगर प्रधानमंत्री कह दे कि चाइना पे हमला कर दो, नहीं हो सकता है। जब तक लिखित में आदेश राष्ट्रपति नहीं देंगे तब तक युद्ध हो ही नहीं सकता है। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों सर? तो देखिए, आर्मी कहेगा कि भैया हम युद्ध तभी करेंगे जब CDS हमको लिखित देंगे तब, और CDS कहेंगे कि हम लिखित तब देंगे जब रक्षा मंत्री हमको लिखित देंगे तब। और रक्षा मंत्री का नियम है कि आप जब तक राष्ट्रपति लिखित नहीं देगा आप कर ही नहीं सकते। तो युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और युद्ध को खत्म करने की भी घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति का ही साइन आना चाहिए कि हाँ रोको युद्ध को, नहीं तो युद्ध भी नहीं रुकेगा। समझ में आ गया कि नहीं? युद्ध का। तीसरा, परमाणु हमला। परमाणु हमला का कौन? परमाणु हमला के लिए किसकी जरूरत है? 3 लोगों के साइन के। 4 लोग चाहिए परमाणु हमला के लिए। राष्ट्रपति का साइन होना चाहिए, रक्षा मंत्री का साइन होना चाहिए, प्रधानमंत्री का साइन होना चाहिए, और थल सेना जो सेना है, सेना प्रमुख का साइन होना चाहिए। बड़ी लंबा घटना होता है परमाणु हमला करने के लिए, इतना सिंपल नहीं है कि परमाणु हमला मार दो। अब तो 5 कैटेगरी कर दिया गया परमाणु हमला करने के लिए। पहला आपको चाहिए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति साइन करेंगे। उसके बाद आपका चाहिए प्राइम मिनिस्टर साइन करेंगे। प्राइम मिनिस्टर के बाद आपका रक्षा मंत्री साइन करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ आपका सुरक्षा सलाहकार साइन करेंगे, अजीत डोभाल। और अजीत डोभाल के बाद सेना अध्यक्ष साइन करेंगे, जो थल सेना के अध्यक्ष है ना, थल सेना अध्यक्ष। वायुसेना से नहीं पूछा जाता है, थल सेना अध्यक्ष पूछेगा। 5 कैटेगरी कर दी आप। तो इतना लोग का जब साइन हो जाएगा ना तब परमाणु हमला करना है। अचानक ऐसा नहीं है कि मार दे परमाणु बम मार दे, मतलब हमरे को रख देता तो रिटायर होने के दिन में मार देते हम चाइना पे, जो ससुरा कहेंगे। पाकिस्तान पे हम नहीं मारते, जानते हैं क्यों? तड़पा के मारने में किसी को बहुत मजा आता है। परमाणु बम मार देंगे तो मर जाएगा वो, तड़पा के मारिए। क्यों? अमेरिका उसका साथ छोड़ दिया गया।
और चाइना को मार देंगे तो चाइना भी साथ छोड़ देगा। तो जब किसी लड़की को उसका बॉयफ्रेंड छोड़ देता है ना, तो कितना तड़पती है वो, मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ गया, मेरा बॉयफ्रेंड, ऐसा तो कहीं मिला ही नहीं था, मोटरसाइकिल पे घुमाता था ये, तो बहुत तड़पती है। वैसे ही पाकिस्तान को तड़पाना है। पाकिस्तान जो है ना वो चाइना का रखेल है, उसको यूज एंड थ्रो। चाइना मर जाएगी, तड़पेगा, कितना मजा आएगा यहाँ बाघा बॉर्डर पे जाके देखना, ओह तड़प तड़प ससुरा तुम यहाँ पे। ये समझ में आ गया सैनिक शक्ति राष्ट्रपति की। तो ये राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियां होती है। वो तीनों सेनाओं का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष होने के नाते वो किसी से युद्ध की घोषणा कर सकता है और युद्ध को खत्म करने की भी घोषणा वही करता है, और परमाणु हमले के भी आदेश दे सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मिलिट्री पावर, आगे बढ़े ना। बफरिंग उन्हीं का कर रहा होगा जिनका मतलब नेट का प्रॉब्लम है। बफरिंग यहाँ से नहीं हो रहा है, पीडीएफ आज डाल दिया जाएगा। आगे बढ़े। मेरा बैच नहीं खुल रहा है, बकलोल लोग का बैच नहीं खुलेगा। आप व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए, कहानी मत लिख के भेजिए मेरा नहीं खुल रहा है। पेमेंट का आईडी भेजिए, किस किस आईडी से पेमेंट किए हैं, आईडी, बैच, मोबाइल नंबर, नाम, 4 चीज होना चाहिए तभी खुलेगा, नहीं तो आपका व्हाट्सएप का मैसेज खोलकर कोई रिप्लाई भी नहीं करेगा वहां पर। इतना फुर्सत है आप लोग को कि बार बार फोन करे? आप पढ़े लिखे लोल हैं लोग तो क्या करेंगे। 4 चीजें चाहिए, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, किस बैच में है, और पेमेंट जो भेजे हैं उसका स्लिप। आगे देखिए, ये हो गया राष्ट्रपति साहब की कौन सी शक्ति भैया, सैनिक शक्ति। राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति हो गया, सैनिक शक्ति। इसके अलावे देखते हैं, अरे चलो भैया गायब हो गया। राष्ट्रपति की और भी कोई शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां और भी कई सारी शक्तियां हैं। सब देखिए, राष्ट्रपति की कुछ न्यायिक शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति क्या देखेंगे, शिक्षा संबंधित शक्ति हो गया, शिक्षा, शिक्षा से संबंधित देखेंगे शक्ति। तो जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसके वो क्या होते हैं, चांसलर होते हैं, चांसलर होते हैं। समझ में क्या, चांसलर का मतलब कुलाधिपति, कुलाधिपति। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क्या होते हैं, कुलाधिपति होते हैं। अब इनके नीचे जो होते हैं वो होते हैं वाइस चांसलर, वाइस चांसलर। इनको कहते हैं कुलपति, कुलाधिपति नहीं, कुलपति। तो आपके यूनिवर्सिटी में कौन बैठा रहता है, यही वीसी बैठा रहता है। तो आप अगर स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, जैसे मान लीजिए कि आप पटना यूनिवर्सिटी के स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, तो आपका चांसलर राष्ट्रपति नहीं है, राज्यपाल है। और हर यूनिवर्सिटी का देख रेख कौन करता है, वाइस चांसलर। हर एक यूनिवर्सिटी की देख रेख, उसका सुप्रीम पावर कौन होता है, वाइस चांसलर। लेकिन अगर वो स्टेट यूनिवर्सिटी है तो उसके ऊपर बैठा हुआ है राज्यपाल, और अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसके ऊपर बैठा हुआ है राष्ट्रपति। इसीलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाइयाँ अच्छी होती हैं, क्योंकि उसके वीसी को आप धमका नहीं सकते। थोड़ा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वीसी को धमकाइए ना, थोड़े बीएचयू का, जेएनयू का, एक से एक होता है सब वहाँ पे। समझ में गया? तो इन लोग की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास पावर ज़्यादा होता है, बजट ज़्यादा होता है, तो इनका शिक्षा का अधिकार है। तो आप कभी भी देखिएगा ना, किसी यूनिवर्सिटी में आप कभी चांसलर देखें नहीं होगा, वाइस चांसलर होगा। इसीलिए जब यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल दिया जाता है तो गोल्ड मेडल देने का अधिकार वाइस चांसलर को नहीं है, तब चांसलर को है। तो अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो आपके गवर्नर आएंगे, राज्यपाल वहां पर देने के लिए। और अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हैं, सेंट्रल, तो वहां पर आपके कौन जाते हैं, प्रेसिडेंट जाते हैं, राष्ट्रपति जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति साहब को इतना फुर्सत नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति हमेशा नहीं जाते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में ही जाते हैं। इतना फुर्सत है, राष्ट्रपति घूमते रहेंगे हमेशा हमेशा। तो ये उनका क्या है, शिक्षा से संबंधित अधिकार है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है वो उपराष्ट्रपति है। ये एक नियम के तहत, संशोधन के तहत बना दिया गया। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसके चांसलर कौन होते हैं, आपके नॉर्मल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर आपके हो गए, स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर राज्यपाल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर राष्ट्रपति, बाकी मैनेजमेंट संभालते हैं आपका वाइस चांसलर। सर
सर पीडीएफ का क्रॉस चेक कर लिए, ठीक है बाबू, हम क्रॉस चेक कर लेंगे पीडीएफ को। अभी आप हैंड रिटन पीडीएफ में रिवाइज कीजिए, एक ही बार आपको रिटन पीडीएफ दे देंगे। ये हो गया आपका शिक्षा से संबंधित अधिकार। ये कौन सा होगा, 5वां या 6वां होगा? शिक्षा से संबंधित अधिकार हो गया, चांसलर होगा। ये सेना से संबंधित अधिकार होगा। अगला देखिए, विवेकाधिकार। विवेकाधिकार, विवेकाधिकार मतलब होता है सेल्फ पावर। उसके पास कुछ अपनी शक्तियां हैं, सेल्फ पावर है, जहां वो माइंड को लगाएगा। यहां संविधान कुछ नहीं कर सकता है, यहां वो क्या लगाएगा, माइंड को लगाएगा। विवेकाधिकार शक्ति से कहते हैं। ऐसी ही शक्तियां राज्यपाल को भी है। जो जो राष्ट्रपति को है ना, वही वही राज्यपाल को है। देश के लिए राष्ट्रपति करेगा, राज्य के लिए राज्यपाल करेगा। विवेकाधिकार शक्ति क्या है भैया, तो देखिए इसमें विवेकाधिकार शक्ति, विवेकाधिकार शक्ति में कहा गया है कि जो संसद है, संसद में एक और लोकसभा है, एक और राज्यसभा है। लोकसभा में 545, लोकसभा में 245। इसमें अगर आपको पीएम बनना है तो आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी के पास क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। बहुमत का मतलब होता है विश्वास मत होना चाहिए। इसको हम बहुमत को, विश्वास मत को कहते हैं 273 सीट। 273 सीट का मतलब होता है 50%। आप निकालिए ना, 545 का आधा करिएगा तो 272 होगा। तो 72 आदमी कैसे आएगा, 273। तो यानी अगर आपको पीएम बनना है तो आप जिस पार्टी के हैं उस पार्टी के पास कम से कम 273 सीटें होनी चाहिए, तभी आपकी सरकार बनेगी। अदरवाइज में आपकी सरकार नहीं बनेगी। इस 273 सीट को हम बहुमत या विश्वास मत कहते हैं। यहीं पे प्रयोग होते हैं राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति। मान के चलिए कोई पार्टी है ए, इसके पास 250 सीट है। पार्टी है ए, 250 सीट है। एक पार्टी है बी जिसके पास 200 सीटें हैं, और कुछ अलग पार्टियां हैं, सी डी ई, ये सब भी 10-10 गो पार्टी लेके हैं सर। इसे मान लीजिए 15 गो, इस टाइप का है सब। बहुत सारी पार्टियां होती हैं देश में, 3600 पार्टी हैं देश में, इतनी पार्टियां हैं सब। अब बताइए ध्यान से, राष्ट्रपति को नियम है कि जिसके पास 273 सीट रहेगी वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। जैसे मोदी जी की पार्टी का नाम क्या था, बीजेपी। मोदी जी की सरकार थोड़ी है, बीजेपी की सरकार है। समझ में आ गया कि नहीं? मोदी जी नारा हो गया। अब आवाज आ रही है ना? यहाँ तो समझ में आ गया। जैसे आपको बताया ना, यहाँ पे कहाँ से कटा था, ज्यादा देर तो कटा नहीं था, तुरंत कटाते हैं आप। तो ये इसमें से देखिए, मोदी जी की सरकार के पार्टी का नाम क्या है, बीजेपी। तो बीजेपी के पास 280 से ज्यादा सीटें थी। बीजेपी के पास कितने, 280 से ज्यादा थे। 300 पार था बीजेपी के पास, चाहिए कितना, 273। तो बीजेपी को तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। लेकिन इस कंडीशन में सोचिए कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यहाँ कंडीशन में बताइए, आंसर दीजिए, राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, आंसर दीजिए, आंसर। आंसर दीजिए, प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। एक को रितेश कुमार प्रसाद। अरे चलो जी, मजा आ गया। कहाँ नौटंकी कर रहे हो बाबू, भाई बाप पैसा दिया पढ़ने के लिए, पढ़ो ना, मजा आ गई। लो नौकरी लो ना, तब मजा आएगा। अभी कौन सी मजा है बेरोजगार की जिंदगी। बेरोजगार के ऊपर आसमान थूकता है, जमीन गाली देती है, बात बोलता है मजा आ गया। जो बहुमत सिद्ध करेगा, वेरी गुड। किसी को ही बना सकते हैं, किसी को नहीं। देखिए, चलिए कोशिश तो किए आप लोग, मेरी और समझिए ध्यान से, सब लोग सामने देखिए।
राष्ट्रपति अब यहां अपने विवेक, विवेक मतलब होता है माइंड का प्रयोग करेंगे, सेल्फ पावर का प्रयोग करेंगे यहां पर, क्योंकि यहां पर राष्ट्रपति अब संविधान से फ्री हो गए हैं। क्योंकि अगर किसी के पास 273 होता तो राष्ट्रपति के ऊपर संविधान का प्रेशर आ जाता कि भैया तुम उसी को बहुमत, उसी को दिलाओ। जैसे अभी बीजेपी के पास था तो राष्ट्रपति बाधित हो गए थे, एकदम बंध गए थे, लेकिन अब राष्ट्रपति बंधे नहीं है, अब वो अपनी इच्छा से प्रयोग करेंगे। राष्ट्रपति का मन करेगा ना तो राष्ट्रपति कह देंगे किसको, सी को, कि हम तुमको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। तो यहां प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा सी। कौन बन गया, सी। और राष्ट्रपति इसको 30 दिन का टाइम देंगे। कितने दिन का, 30 दिन का टाइम देंगे, और कहेंगे कि 30 दिन के अंदर तुम 273 हमको साबित करके दिखा दो। इसके लिए स्पेशलिस्ट है अमित शाह। अमित शाह को 10 दिन का टाइम दीजिए, वो कैसे खरीद उरीद के साबित कर देता है। समझा गया। राजस्थान में सरकार गिर गई रहती भाई, वहां पर अमित शाह को कोरोना हो गया था। जाइए नहीं पाया, नहीं तो गिरा देता है यहाँ पे। तो समझिए ध्यान से, राष्ट्रपति यहाँ विवेक का प्रयोग करेगा। ऐसे कहेगा तुम कैसे भी हमको क्या करो, 273 साबित करके दिखाओ। अब बताओ भैया ये साबित कैसे करेगा। तो राष्ट्रपति समझिए, जब लोकसभा में किसी को भी बहुमत नहीं होता है तो ऐसी लोकसभा को हम त्रिशंकु कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिशंकु लोकसभा। कौन सी लोकसभा, त्रिशंकु लोकसभा। त्रिशंकु लोकसभा में राष्ट्रपति किसी को प्रधानमंत्री बना सकता है। कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए। और उसके बाद उसे कहते हैं कि 30 दिन के अंदर जिस दिन तुम कहोगे हम उस दिन तुमसे कहेंगे कि तुम्हारा 273 हो गया, अगर हो गया तो तुम प्रधानमंत्री रहोगे। अब यहां चालू हो जाती है बहुमत के स्थान पर गठबंधन की सरकार, जो घोटाले के लिए सबसे फेमस रहती है, गठबंधन की सरकार। देखिए यहां पर कितने सीटें हैं इसके पास, 10। अभी सोचेगा ए से हम गठबंधन कर लेते हैं तो इसके पास 260 हो जाएगा। अब फिर ये किससे कर लेता है, डी से। तो अब सरकार बना लेंगे सब। कौन कौन सरकार बना लेगा, ए मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। तीनों को मिला के देखिए तो ये मिल गया 30 हो गया, 280 हो गया, सरकार बन गया। कौन मिल गया, 280 बना के सरकार बन जाएगा। अब राष्ट्रपति कहेंगे कि देख बबुआ, तुम ए सी डी मिलकर डिसाइड करो कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो वही लोग डिसाइड करेंगे कि भैया इसी वाला कहेगा कि हम ही बनेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति तो हम ही को बुलाए थे, ये कहेगा हम बनेंगे। तो सबका सहयोग है, इस 3 पार्टियों का सहयोग है। तो कहेगा हम रक्षा मंत्री बन जाएंगे, ये कहेगा हम वित्त मंत्री बन जाएंगे, एगो कहेगा हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अब जिसको जो मिला लूटो, देश का पैसा लूटो लूटो, पूरा लूटते रहो। समझ आ गया कि नहीं आ गया। और उसी बीचों में कोनो भाग जाता है तो सरकार टूट जाती है। तो राष्ट्रपति के पास ये आगे बताएंगे सरकार कैसे टूटती है, कैसे बनती है। यहाँ तो राष्ट्रपति को समझाना है, और भी क्या, राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति। आगे समझाएंगे कि कैसे नीतीश कुमार की सरकार गिरी थी, कैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। तो ये सब तो प्रधानमंत्री में बताएंगे। तो राष्ट्रपति का विवेकाधिकार क्या है कि जब लोकसभा त्रिशंकु हो जाए, अर्थात किसी को भी बहुमत न मिले, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, और इस विवेक के प्रयोग करने के तहत वह किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। लेकिन 30 दिन के अंदर उसे कहते हैं तुम बहुमत सिद्ध करो, यानी 273 सीट सिद्ध करो। अब यहां बनती है गठबंधन की सरकार। यदि वह सिद्ध कर दिया तो वह रह जाएगा प्रधानमंत्री। समझ गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि 30 दिन में वो सिद्ध न कर सके, हो सकता है कि नहीं। 30 दिन के अंदर अगर वो नहीं सिद्ध कर पाया तो क्या करेंगे। तो 30 दिन में जब वो नहीं सिद्ध कर पाएगा तब राष्ट्रपति अब किसी और को मौका देंगे, या अगर चाहेंगे तो मौका देंगे, या चुनाव आयोग से कहेंगे कि आप दोबारा चुनाव कराइए 6 महीने के अंदर। तो ये देखिए राष्ट्रपति का कितना बड़ा पावर है। वो यहीं पे भी मना कर सकता है, हम किसी को नहीं दिखाएंगे, हम किसी को भी नहीं देंगे, आप दोबारा चुनाव कराइए। राष्ट्रपति का ये क्या चीज है, विवेकाधिकार शक्ति है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति कब प्रयोग होता है, जब लोकसभा त्रिशंकु हो जाए तब। आगे बढ़े। लोकसभा जब त्रिशंकु हो जाती है तभी इसका प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति हो गया। पंकज कुमार, आपका 5 दिन पहले व्हाट्सएप किए थे, कोई रिप्लाई नहीं आया होगा। आप अपना मोबाइल नंबर और बैच नंबर नहीं दिए होंगे। हो गया, फिर से कर दीजिए, रिप्लाई चल आएगा।
आज तक कभी किया है क्या विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग? जी बाबू, बहुत बार किया है। आपने सुना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, यही रामविलास पासवान गिरा दिए थे। बिहार के जो थे ना रामविलास पासवान, वो पहले कहे उनके पास 8 गो सीट तक, कहा था कि हमारी गठबंधन ले लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी ले लिए, फिर वो गठबंधन से हट गए, तो ऐसा हो गया था। मैप के बैच का एडमिशन क्लोज हो गया होगा, इसलिए आप एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। आप बाबू प्रयोग हुआ है इसका, बताए तो रहे हैं, आप कितनी बार बताएंगे? इसका प्रयोग हुआ है, बहुत बार हुआ है। प्रधानमंत्री में बता देंगे कौन कौन प्रयोग हुआ था। हो गया सर। कोर्स इंड होने पर भी पीडीएफ अवेलेबल रहेगा, पीयूष नागौरी। बाबू बैच जिस दिन इंड हो जाएगा ना, पॉलिटी जिस दिन इंड हो जाएगा, उससे ज़्यादा दिन तक बैच नहीं रहेगा। मैक्सिमम मान के चलिए कि 15 से 20 दिन या 1 महीने बैच रहेगा। ये बैच आपका नवंबर में ख़त्म होगा, तो दिसंबर तक आपके वीडियोज रहेंगे, दिसंबर तक आपके पीडीएफ रहेंगे, फिर वो सेक्शन खाली हो जाएगा, फिर अब जो नए लड़के आएंगे उनको लिया जाएगा। ये सारा लोड सर्वर पर रहता है, तो जो बैच ख़त्म हो गया उसको नहीं हटाएंगे तो सर्वर ब्लास्ट कर जाएगा। जैसे आप मान लीजिए ऑफलाइन में पढ़ते हैं, आपका बैच खत्म हो जाता है, आप घर द्वार चल जाते हैं ना बोरिया बिस्तर उठा के, वही क्लासरूम में बैठेंगे, फिर दूसरों को बैठा देंगे, क्लासरूम गिर जाएगा, वैसे ही सर्वर गिर जाएगा। आगे चलिए, इतना हो गया ना। अब एक और राष्ट्रपति साहब का अधिकार पढ़ लेते हैं, उसके बाद मेन अधिकार कल पढ़ेंगे। यहाँ पर यहाँ समझ में आ गया विवेकाधिकार शक्ति। विवेकाधिकार में वो किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं 30 दिन के लिए। अगला अगला होता है स्पेशल पावर, विशेषाधिकार। विशेषाधिकार, स्पेशल पावर होता है राष्ट्रपति साहब के पास। स्पेशल पावर, बाप रे, ये कौन स्पेशल पावर है भाई इनके पास? तो पहला समझिए विशेषाधिकार शक्ति। विशेषाधिकार शक्ति में सबसे पहला मुकदमा यह है कि इन्हें कभी भी आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इनके ऊपर आप कभी भी फौजदारी मुकदमा नहीं लगा सकते हैं। फौजदारी मतलब होता है क्रिमिनल, क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल मुकदमा नहीं लगा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट नहीं कर सकते। मतलब आप कभी भी इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, कोई भी मैटर वो नहीं कर सकते हैं। इनके ऊपर फौजदारी मुकदमा, फौजदारी का मतलब समझते हैं मारपीट वाला। फौजदारी मतलब क्रिमिनल, इसमें मुख्य रूप से क्या आता है? किसी को धमकी दे देना, धमकी वाला मैटर हो गया। इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है? मर्डर हो गया, मर्डर, किडनैपिंग, रेप, ये सब चीज का आप इन पर मुकदमा नहीं चला सकते हैं। फौजदारी का मुकदमा ही नहीं चला सकते। राष्ट्रपति रेप करते फिरेगा, आप मुकदमा नहीं चला सकते। कब तक? जब तक वह अपने पद पर है, केवल तब तक। जैसे पद से हटेगा तुरंत मुकदमा चल जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। दीवानी मुकदमा आगे बताएंगे। दीवानी मुकदमा उसे कहते हैं जो पैसे से रिलेटेड रहता है। किसी की जमीन हड़प लिए, किसी का बिजली बिल नहीं दे रहे हैं, पैसे से रिलेटेड मुकदमा उनके पद पर रहने के दौरान भी चलाया जा सकता है। लेकिन क्रिमिनल मुकदमे, जिसे हम फौजदारी कहते हैं, जिसमें गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसे मुकदमे को राष्ट्रपति जब तक पद पर हैं तब तक तो नहीं चला सकते हैं, उसके बाद आप चला सकते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 है, जिसके प्रयोग करके राष्ट्रपति क्या कर सकती है? अपनी सजाओं को माफ कर सकता है। तो आप खुद सोचिए ना, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने किसी का मर्डर कर दिया और मर्डर के बाद राष्ट्रपति को 20 साल की सजा हुआ, आप बताइए 10 साल मुकदमा चलाइएगा, 5 साल चलेगा, कौन जानता है मुकदमा? मेहनत से वकील लड़ेंगे, जज सुनवाई करेगा, सजा देगा, 1 मिनट में अनुच्छेद 72 का प्रयोग करके माफ कर लेगा। इसलिए कभी भी राष्ट्रपति पर ये नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब अपने पद से हटेगा तो 72 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तब आप मुकदमा कर सकते हैं। आप लोग में से कई लोगों का सवाल होगा कि सर मुकदमे तो लंबे चलते हैं और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो बबुआ कई ऐसा भी मुकदमा है जिसमें 2 साल में फैसला आ गया है। समझ में आएगा? तो जब तक वो पद पर रहेगा तब तक आप मुकदमा को स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं। सजा तो अलग बात है। लेकिन अगर आप धन से संबंधित मैटर है, मान लीजिए किसी का खेत जोत लिया है राष्ट्रपति, तो वो चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि उसमें गिरफ्तारी नहीं होती है, सजा नहीं होती है। दीवानी मुकदमे में आपको उसके बदले पैसे से मुआवजे देने पड़ते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े तो ये राष्ट्रपति साहब का विशेषाधिकार शक्ति है, उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, विशेषाधिकार शक्ति हो गया। और कोई दिक्कत नहीं ना?
किसी को दिक्कत? मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है आगे पढ़ेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब होता है टैक्स को बचाने के लिए इधर से उधर पैसा भेजना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। जैसे मान के चलिए मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होता है, यहाँ देखिए, आपको पता है कि आप जितना फीस देते हैं, मान लीजिए आपने 100 रुपया फीस दिया, तो इसमें से 2% बैंक वाला रख लेता है, 28% जीएसटी लग जाता है, ये ले गया बैंक वाला और ये ले गया आपका जीएसटी ले गया। अब हमारे पास बचा कितना? 80% बच गया। अब इस 80% में हमारा 30% लग जाता है इनकम टैक्स। 18 लगता है, 28 लिख दिए क्या? 18 लगता है, हाँ गलती से। अब यहां मेरा लगेगा इनकम टैक्स। देखिए अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है इनकम टैक्स में, ध्यान से समझिए। मेरा ये 80% पे क्या लग जाएगा? मेरा जो 80 रुपया बचा यहाँ, इस 80 रुपया पे मेरा कितना रुपया टैक्स लगेगा? 30% टैक्स लग जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करते हैं, ये मेरा 80 रुपया बचा ना, जीएसटी के बाद मेरे अकाउंट में इतना ही आता है। एक काम करते हैं, यहाँ से हम 70 रुपया हम दे देते हैं मंदिर में। किस में दे देते हैं? मंदिर में। अब आपको पढ़े हैं धार्मिक कार्यों के लिए रखे हुए धन पर टैक्स नहीं लगता है, तो 70 रुपया मेरा तो गया मंदिर में, अब बाकी बचा 10 रुपया। अब लो 10 रुपया पे इनकम में टैक्स नहीं है, एक फिक्स है कि इतने से ज्यादा ही टैक्स लगता है। तो ये 10 रुपया हम इसको इतना कम कर दिए कि इस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। जैसे किसान पे कैसे इनकम टैक्स नहीं लगता, आप लोग के पिताजी पे बहुत कम का लगता होगा इनकम टैक्स, बहुत का लगता भी होगा, बहुत का नहीं। तो हम यहाँ से क्या किए, यहाँ मंदिर के पुजारी से कहें कि देख भैया 70 रुपया जो तुमको दिए है ना, इसमें से 10 रुपया तुम रख लो और 60 रुपया हमको दे दो। तो यहाँ से 60 रुपया दे दिया, हमारे पास फाइनली बच गया 70 रुपया, टैक्स खत्म। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? मनी लॉन्ड्रिंग। इस कई तरह से किया जाता है, ट्रस्ट में भेज दीजिए या फिर आप क्या कीजिए विदेश में भेज दीजिए, विदेश से मंगा लीजिए, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है, टैक्स वगैरह। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अब राष्ट्रपति साहब के पास 3 पावर समझिएगा। एक होता है जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी पावर। एक होता है राष्ट्रपति साहब का वीटो पावर। ये बच गए सब 3 पावर, बाकी सारा पावर बता दिए हम आपको। ये 3 पावर बस पढ़ना है। अब ये एक्चुअली बड़े बड़े हैं, इनको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अब रिवाइज करते हैं हम लोग, शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। कहाँ से बताए थे भाई? बहुत लंबा बता दिए क्या? हाँ, यहां से बताए थे। राष्ट्रपति साहब की विधायी शक्ति से आगे ये रहा पॉलिटी। यहां से देखिए, राष्ट्रपति साहब के पावर की बात कर रहे थे। एग्जीक्यूटिव पावर, यानी एग्जीक्यूटिव पावर में क्या था? किसी भी अधिकारी के नियुक्ति पर हस्ताक्षर करना, उसे नियुक्ति करना, उसे शपथ दिलाना, ठीक है। उसके बाद क्या था आपका? विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति में क्या क्या आया था कि किसी भी क्षेत्र को एससी एसटी के लिए घोषित कर सकते हैं, 2 एंग्लो इंडियन को कर सकते हैं, 12 मनोनीत सदस्य को कर सकते हैं, संसद में अभिभाषण दे सकते हैं, विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन में फाइनेंशियल पावर के तहत बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। हो सकता है बाबू बीच में क्लास अटक जाए, क्योंकि बैकएंड सर्वर पर लोड ज्यादा हो गया है, इसलिए घबराइएगा नहीं, रिवाइज करने के बाद क्लास खत्म कर देंगे। ऐसा हो सकता है क्योंकि बैकएंड सर्वर ओवरलोड पर दिखा रहा है। आगे देखिए, फाइनेंशियल पावर में वित्तीय शक्ति, राष्ट्रपति प्रस्तुत करने का अधिकार बजट उनको है, लेकिन वो वित्त मंत्री से कराते हैं। राज्यों को बजट देने के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं, और आकस्मिक निधि यानी इमरजेंसी में पैसा राष्ट्रपति निकाल सकते हैं। राजनीतिक शक्ति के तहत अपने राजदूत को विदेश में भेजते हैं साइन करके, और विदेशी राजदूत को भारत में आने के बाद उससे इंट्रोडक्शन लेते हैं कि तुम क्या था, कैसे कैसे पढ़ाई किया है। उसके बाद देखेंगे हम लोग सैनिक शक्ति के तहत। सैन्य शक्ति के साथ वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, इसलिए वो युद्ध और विराम की घोषणा कर सकते हैं, परमाणु हमले की अनुमति दे सकते हैं। शिक्षा के अधिकार के तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटी को चांसलर होते हैं, लेकिन व्यवस्था को देखने के लिए वो वाइस चांसलर यानी वीसी को बैठा देते हैं। इसलिए देखिएगा वीसी बड़ी ताव में रहता है, जानता है कि हमारे ऊपर राष्ट्रपति हैं, सीधे फोन कर देगा वो। विवेकाधिकार के शक्ति के तहत जब लोकसभा त्रिशंकु हो जाए, अर्थात किसी को बहुमत न मिले, तो राष्ट्रपति अपने इच्छा अनुसार किसी को भी, चाहे वो सबसे कम वोट क्यों ना पाया हो, उसे 30 दिन के लिए प्रधानमंत्री कहते हैं, और उसे 30 दिन के अंदर बहुमत साबित करना होता है। अगर कर
दिया तो सरकार है, नहीं कर पाया तो राष्ट्रपति चाहे तो दूसरे को मौका दे सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति चाहे तो लोग चुनाव आयोग से कह के कहेंगे कि 6 महीने में चुनाव कराइए, हम इस सब तामझाम नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन ये विवेकाधिकार राष्ट्रपति को नहीं मिलेगा। कब? जब किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त हो जाए तब। समझ में आ गया? आगे, विशेषाधिकार शक्ति। राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उन पर क्रिमिनल यानी फौजदारी मुकदमे नहीं चलाए जा सकते जब तक वो अपने पद पर हैं। पद के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, फौजदारी मुकदमे भी चलाए जा सकते हैं। दीवानी मुकदमे तो उन पर ड्यूटी के दौरान भी चलाए जा सकते हैं। अगला, न्याय। अब बच गया कौन सा? न्यायिक शक्ति, कैसे सजाओं को माफ कर देते हैं। आपातकालीन शक्ति, राष्ट्रीय आपात वगैरह, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, ये प्रेसिडेंट रूल, ये सब क्या है, वीटो पावर में क्या क्या चीज होते हैं, ये चीज जब बता देंगे तो राष्ट्रपति के पावर समाप्त हो जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। ये भाग 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब आपका रहा बात पीडीएफ का, तो पीडीएफ अभी हम चेक कर लेते हैं क्या पीडीएफ में प्रॉब्लम आ रही है, आखिर क्यों नहीं जा पा रहा आप लोग के पास। हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट होगा तुरंत आपको इन्फॉर्म दे देंगे। सबसे पहले आप ही लोग का एडमिशन लेंगे, बाद में किसी का लेंगे। हाँ बाबू, पीडीएफ 36 से 51 वाला 2 बार हो गया है। आज हमारे प्रधानमंत्री साहब का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सर। हमरा अपने बर्थडे याद ना है हमरा कब। इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी बैच आएंगे बाबू, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन में ही बताएंगे। अभी थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ चल रहा है, 1-2 हफ्ता डॉक्टर बोला है रेस्ट करने के लिए, और आप लोगों से कह देंगे कि बाबू थोड़ा 1 हफ्ता रेस्ट चाहिए, तो आप लोग कमेंट करने लगेंगे। लोग हम क्या करें, देखते हैं पढ़ाते हैं तो हाँफ जाते हैं। हमको तो डाउट है कि हमको लगता है कोरोना होकर चला गया है, क्योंकि 1 हफ्ता पहले हमको कुछ चीज़ का टेस्ट समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हाँफ जाते हैं। तो डॉक्टर बोला 1 हफ्ता रेस्ट करने के लिए, तो कहाँ 1 हफ्ता रेस्ट करेंगे, पढ़ाएंगे कब आप लोग को। इसलिए जैसे बैच आएगा हम आपको बता देंगे, थोड़ा सा हाँफने उपने वाला ठीक हो जाए, ठीक है। टेस्ट सीरीज वगैरह सब ले लेंगे बाबू। हम पटना में थे ना, तो पटना में जब ऑफलाइन पढ़ाते थे, सोचिए ऑफलाइन में तो और मेहनत है, सीढ़ी चढ़ो, उतने लड़कों को संभाल। सुबह में 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाता था। अगर आप पटना में किसी से पता करेंगे तो मॉर्निंग में 7 AM से क्लास चालू होता था, और नॉन स्टॉप ये चलता था 2 PM तक। यहाँ टेस्ट खत्म होता था, इस बीच में ही नाश्ता वास्ता सब कर लेते थे, थोड़ा थोड़ा करके, गैप ही नहीं रहता था। 7 से 8, 8 से 9 ऐसे, और फिर वहाँ पे चालू होता था 1 घंटा गैप करके 3 PM से। 3 PM से एक ही बार 9:30 तक, थकते ही नहीं थे। अभी पता नहीं क्यों हाँफ जा रहे हैं यहाँ पे, असल में उम्र भी हो गया ना मेरा। आप लोग जो वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं ना पीडीएफ में, तो कई लोगों का डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो उन लोग की अलग ही प्रॉब्लम है भाई। आप लोग को समझ में नहीं आता है डाउनलोड कहाँ से करें। देखिए ना, डाउनलोड कैसे करना है, पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करिएगा। आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो इंडियन पॉलिटी में चले जाइए, और इंडियन पॉलिटी के वॉल्यूम 1 यानी प्रीवियस क्लास में चले जाइए, यहाँ नोट्स लिखा होगा, नोट्स में चले जाइए। अब किसी को एक बार डाउनलोड कर लीजिए। अब वो क्या होने लगा, यहाँ नीचे लिख रहा है ना प्लीज़ वेट, वो डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड हो गया? नहीं हुआ कि हो गया? अब ये डाउनलोड होने के बाद हमारे मोबाइल में डाउनलोड सेक्शन में चला जाएगा, या डॉक्यूमेंट सेक्शन में चला जाएगा। आप चेक कीजिए। हाँ, अभी डाउनलोड हो रहा है, देखिए ये डाउनलोड हो गया। अब ये पूछ रहा है कि कंप्लीट एक्शन, अब आप किस में ले जाना चाहते हैं, तो ड्राइव में ले जाना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं, गूगल ड्राइव में या किस में, तो आप जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ। पीडीएफ बोला ना, ड्राइव पीडीएफ व्यूअर, अब इसमें आप क्लिक कर दीजिए ये वाले पे, अब वो आपको लेके चला जाएगा वहाँ पर। यहाँ आपका पीडीएफ खुल गया। अब यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हैं, यहाँ 3 डॉट लिखा हुआ है ना, वहाँ आप ले जाके यहाँ क्या कर देंगे, डाउनलोड हो गया आपका, पीडीएफ फॉर्मेट में हो गया। अब कैसे दिया जाएगा, अब आपको मोबाइल चलाने नहीं आ रहा है तो हम थोड़ी सिखाएंगे, किसी होशियार आदमी को दे दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।